बच्चों, आपने निश्चय ही घड़ी देखी होगी। जब घड़ी की सुइयां घूमती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये घूर्णन कर रही हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि घड़ी की सुइयां केवल एक ही दिशा में घूमती हैं। ये घूमना एक बिंदु के चारों ओर होता है जो घड़ी के पटल का केंद्र है। घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं वह घूर्णन दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है, अन्यथा घूर्णन वामावर्त कहलाता है। तो बच्चों, छत के पंखे की पंखुड़ियों को आपने घूमते तो देखा ही होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में घूर्णन कर रही हैं? जी हाँ, वे वामावर्त घूर्णन कर रही हैं। यदि आप किसी पहिए को देखें, पहिए दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों ही दिशाओं में घूर्णन कर सकते हैं। आइए जरा इस कागज की हवाई चक्री या फिर फिरकी को देखें। आप देख सकते हैं कि एक हवाई चक्री दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों ही दिशाओं में घूर्णन कर सकती हैं। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घूमती है। ये निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। यदि हम पूरा चक्कर लें तो घूर्णन कोण 360 डिग्री होगा। यदि आधा चक्कर लें तो घूर्णन कोण 180 डिग्री होगा। यदि एक चौथाई चक्कर लें तो घूर्णन कोण 90 डिग्री होगा। बच्चों, यदि हम इस कागज की चक्री को देखें तो ये सममित प्रतीत होती है, लेकिन अगर हम इसकी कोई सममित रेखा बनाने की कोशिश करें तो ऐसी कोई भी रेखा नहीं मिलेगी। तो अगर हम एक बार 90 डिग्री घुमाएं, फिर से हमें वही आकृति मिलेगी। फिर से 90 डिग्री घुमाएं, फिर से वही आकृति, और अगर फिर से 90 डिग्री घुमाएं तो फिर वही आकृति मिलेगी, और अगर फिर से 90 डिग्री घुमाएं तो फिर वही आकृति मिलेगी। और आप ये भी पाएंगे कि ए जहां पर भी था शुरू में वहीं पर आ गया। तो 4 बार 90 डिग्री घुमाना यानी 360 डिग्री घुमाना, यानी एक पूरे घूर्णन में 4 स्थितियां ऐसी आई कि फिरकी पहली स्थिति जैसी ही प्रतीत हो रही थी। इसलिए हम कहेंगे कि चक्री में क्रम 4 की घूर्णन समिति है। आइए अब इस समबाहु त्रिभुज को देखें। मैंने इसके ऊपरी शीर्ष पर बिंदु R अंकित किया है। यदि आप इसे घूर्णन के केंद्र के अनुदिश 120 डिग्री घुमाएं तो आपको पहली स्थिति वाली आकृति ही मिलेगी, लेकिन R इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर 120 डिग्री घुमाएं, वही आकृति पाएंगे और R बाईं तरफ है। फिर से 120 डिग्री घुमाएं, फिर से वही आकृति पाएंगे। अब R ऊपर वाली स्थिति यानी सबसे पहली वाली स्थिति में आ गया, क्योंकि एक पूरा घूर्णन करने के दौरान 3 स्थितियां ऐसी आई जहां हमें शुरुआती आकृति मिली, यानी 120 डिग्री पर, 240 डिग्री पर और 360 डिग्री पर। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्रम 3 की घूर्णन समिति है। बच्चों, आप बता सकते हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी घूर्णन समिति का क्रम क्या होगा? बच्चों, आप जानते हैं कि पूरा घूर्णन घुमाने पर ही हमें इस त्रिभुज की पहली स्थिति मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की क्रम 1 की घूर्णन समिति है। आइए अब इस आकृति को देखें जिसमें एक छड़ के दोनों सिरों पर झंडे लगे हैं। आइए ऊपरी सिरे पर ए अंकित कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि आधा घूर्णन करने पर या 180 डिग्री घुमाने पर ए नीचे आ जाता है और हमें पहले जैसी आकृति ही मिल जाती है। फिर से 180 डिग्री घुमाने पर ए ऊपर आ जाता है और फिर से पहले जैसी आकृति मिल जाती है। तो एक पूरे घूर्णन में 2 स्थितियां ऐसी आई जहां आकृति पहले जैसी थी। तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन समिति का क्रम 2 है।
बच्चों आओ अब इस समबाहु पंचभुज की घूर्णन समिति का क्रम ज्ञात करें। ये बिंदु घूर्णन का केंद्र है और क्रम ज्ञात करने के लिए हम इस शीर्ष पर बिंदु P लगाते हैं। बच्चों जब हम इसे 72 डिग्री के कोण से घुमाते हैं तो हमें यहाँ P मिलता है और आकृति पहले जैसी ही। फिर से 72 डिग्री घुमाने पर हमें पहली जैसी स्थिति मिलती है। फिर से 72 डिग्री घुमाने पर फिर से पहली स्थिति, फिर से वही स्थिति और फिर से घुमाने पर हमें P ऊपर मिल जाता है। यानी कि एक पूरे घूर्णन में 5 बार हमें वही आकृति मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन समिति का क्रम 5 है। बच्चों आओ अब रैखिक समिति और घूर्णन समिति के बारे में बात करें। कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई रैखिक समिति नहीं होती, लेकिन घूर्णन समिति का क्रम 1 से अधिक होता है। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें रैखिक समिति होती है, लेकिन घूर्णन समिति का क्रम केवल 1 ही होता है। और तो और कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनमें रैखिक समिति भी होती है और घूर्णन समिति का क्रम भी 1 से अधिक होता है। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं समबाहु त्रिभुज का। आप पहले से ही जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की 3 सममित रेखाएं होती हैं और उसकी घूर्णन समिति का क्रम भी 3 होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप क्या कहेंगे? आप पहले से ही ये जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की एक ही सममित रेखा होती है और उसकी घूर्णन समिति का क्रम भी 1 ही होता है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। आइए कुछ अंग्रेजी के अक्षरों पर चर्चा करते हैं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें रैखिक समिति तो होती है, लेकिन घूर्णन समिति का क्रम केवल 1 ही होता है। जैसे कि अगर आप देखें इस अक्षर ई को, इसकी एक ही सममित रेखा है जो कि एक क्षैतिज रेखा है, लेकिन अगर आप इसे घुमाएं तो आपको वही आकृति पूरे घूर्णन पे ही मिलेगी। तो घूर्णन समिति का क्रम केवल 1 है। बच्चों कुछ अक्षरों की घूर्णन समिति का क्रम 1 से अधिक होता है, लेकिन रैखिक समिति नहीं होती। जैसे कि अगर आप इस अक्षर S को देखें, ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जो इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटे, यानी इसकी कोई रैखिक समिति नहीं है। और यदि हम इसे घुमाएं तो 180 डिग्री घुमाने पर हमें वैसा ही S मिलता है और फिर से 180 डिग्री घुमाने पर फिर से S मिलता है, यानी कि S की घूर्णन समिति का क्रम 2 है। अब जरा H को देखें। इसकी कितनी सममित रेखाएं होंगी बच्चों? इसकी 2 सममित रेखाएं हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि इसकी घूर्णन समिति का क्रम क्या होगा? बच्चों ये आप खुद जानिएगा।